नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम EWS से संबंधित इशू डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हम इशू डिस्कस करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस से संबंधित। देखो, वैसे ये जो इशू है ना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस से संबंधित, ये काफ़ी बड़ा है। आज जितना हम डिस्कस करके करेंगे, अदरवाइज थोड़ा रह गया तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इशू, हिंदू में कवर नहीं हुआ, इसलिए अलग से कंपाइल करके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। अरे यार, कुकर की सीटी बज गई। बताओ रसोड़े में कौन था? चलो ठीक है, तो ये सॉरी इसके लिए यार, वो चलो ठीक है, आप समझ जाओगे। तो ये जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस वाला इशू है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट, और बाकी बच गया तो कल करेंगे। तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर किस प्रकार से चाइना और यूएसए अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए लड़ रहे हैं, उससे संबंधित है। और ये जो इशू है ना एनजीओ वाला, आपको याद होगा 31 दिसंबर को हमने एनजीओ का इशू बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया था 15-20 मिनट में। तो आज इस आर्टिकल में ना उसी प्रकार के पॉइंट्स हैं कि सरकार ऐसे कर रही है, एनजीओज़ को ख़त्म कर रही है, एनजीओ दूर दराज के एरिया में जाके काम करते हैं, एफसीआरए की कंडीशंस इतनी ज़्यादा सख्त हैं, आधार कार्ड लाओ, ये लाओ, एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना खर्च नहीं कर सकते, सरकार ने इतनी सारी कंडीशंस लगा दी हैं। तो वो पॉइंट्स हैं घुमा फिरा के फिर से जो हमने 31 दिसंबर को डिस्कशन की थी। तो नई चीज़ें डिस्कस करेंगे ना, ताकि आपका ज़्यादा सिलेबस कवर हो। पुरानी चीज़ क्यों डिस्कस करेंगे? कोट है आज का मिचेल ओबामा का, सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक, इट इज़ अबाउट डिफरेंस यू मेक इन पीपल्स लाइफ। सक्सेस ये नहीं है कि आप कितना पैसा बनाते हो, सक्सेस ये है कि आप लोगों की लाइफ में कितना डिफरेंस ला सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल EWS इशू से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हम इस पूरे इशू का ना बैकग्राउंड जानते हैं, इस इशू के कोर में जाते हैं। 2019 में EWS कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया गया था, और इसके लिए सरकार ने संविधान भी अमेंड करवाया था पार्लियामेंट के थ्रू। इस 10% रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए सरकार ने एलिजिबिलिटी लिमिट रखी थी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए, यानी जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है ना, वो इस 10% EWS रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकता, उसका EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ऐसा सरकार रूल लेके आई। हालांकि देखो, रूल्स में दूसरे भी प्रोविजंस थे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी फैमिली के पास 5 एकड़ से ज़्यादा का लैंड है तो उसका भी EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, वो एलिजिबल नहीं है। दूसरे प्रोविजंस जैसे कि अगर किसी के पास 1000 स्क्वायर फीट या फिर इससे ज़्यादा की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ना, उसका भी EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। अगर किसी के पास नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ में 100 स्क्वायर यार्ड या फिर इससे अधिक का रेजिडेंशियल प्लॉट है, उसका EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। और दूसरी म्यूनसिपैलिटीज़, दूसरे एरियाज़ अदर देन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़, यानी नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ से बाहर के एरिया में अगर किसी के पास 200 स्क्वायर यार्ड या फिर इससे अधिक का रेजिडेंशियल प्लॉट है, उसका भी EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो ये क्राइटेरिया सरकार के द्वारा रखा गया था। ये बात है 2019 की। उसके बाद पिछले साल सरकार ने क्या किया, नीट के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स के लिए, यानी कि MD के लिए, और डेंटल एडमिशन्स में भी इस 10% EWS रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में देखो, इस EWS रिजर्वेशन से संबंधित ना काफ़ी सारी पिटीशंस पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट इन पर सुनवाई कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना MD के लिए नीट काउंसलिंग पर फिलहाल रोक लगा दी थी कि जब तक हम EWS इशू पर सुनवाई कंप्लीट नहीं कर लेते ना, तो फिर नीट के थ्रू जो MD की काउंसलिंग होती है वो अभी सस्पेंड रहेगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तभी तो ये आपने देखा पिछले दिनों बहुत सारे डॉक्टर्स विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। यही तो पूरा इशू था, उनकी काउंसलिंग रुकी हुई है। जब देखो सुप्रीम कोर्ट पिछले साल EWS इशू पर सुनवाई कर रही थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से, भैया आप एक बात बताओ, आपने जो ये क्राइटेरिया रखा है ना कि फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तो EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, आप इस क्राइटेरिया तक कैसे पहुँचे? क्या आपने कोई रिसर्च करवाई? क्या आपके पास कोई डेटा है, कोई एविडेंस है? उसके आधार पर आपने ये 8 लाख
का क्राइटेरिया चूज किया या फिर वैसे ही रात को सपना आया कि 8 लाख ले लो कोई दिक्कत नहीं है? मतलब अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से 8 लाख का आंकड़ा चूज किया या फिर कोई प्रॉपर एविडेंस के आधार पर आप इस 8 लाख तक के आंकड़े तक पहुंचे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट चुप हो गई, उनके पास जवाब नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हम एक कमेटी गठित करते हैं। जो सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने एक कमेटी गठित की ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या इस क्राइटेरिया में बदलाव की आवश्यकता है या फिर नहीं है। तो उस कमेटी ने ना अपनी रिकमेंडेशंस दी। रिकमेंडेशंस में सबसे पहली बात तो कमेटी ने ये बोली कि 8 लाख का क्राइटेरिया ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, ये क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक है। बात करें दूसरी कंडीशंस की, कमेटी ने कहा है इन सभी क्राइटेरियाज को रिमूव कर दिया जाए। ये अभी अभी हमने जो डिस्कस किया ना, 1000 स्क्वायर फीट या फिर उससे अधिक की किसी के पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसका ईडब्ल्यूएस नहीं बन सकता। नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में 100 स्क्वायर यार्ड का अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है तो उसका नहीं बन सकता, उससे ज़्यादा का है तो भी। और अगर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज के अलावा दूसरे एरियाज में 200 स्क्वायर यार्ड या फिर इससे अधिक का प्लॉट है उसका भी नहीं बन सकता। तो कमेटी ने कहा है इन सब क्राइटेरियाज को रिमूव कर दिया जाए, लेकिन अभी नहीं, अगले एडमिशन साइकिल से। लेकिन मेन बात वही है, कमेटी ने कहा कि 8 लाख इनकम वाला क्राइटेरिया है ना, फैमिली इनकम वाला, वो बिल्कुल सही है, इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो कमेटी की रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दे दिया हम इस 8 लाख वाले क्राइटेरिया से संतुष्ट हैं। तो उसी पर आज के आर्टिकल में राइटर क्वेश्चन रेज करते हैं, भैया तुम्हारे संतुष्ट या असंतुष्ट होने से क्या होता है? आप ये बताइए ना कि आप इस 8 लाख वाले क्राइटेरिया तक कैसे पहुंचे। क्या आप ओबीसी से आपने लेसन लिया? क्योंकि अभी देखो ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, वो लोग जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है ना, वो फिर देखो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, उनको फिर ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि ओबीसी की लिमिट भी 8 लाख है तो ईडब्ल्यूएस की लिमिट भी 8 लाख लगा देते हैं, सिमेट्री हो जाएगी, मजे आ जाएंगे। लेकिन देखो आर्ग्यूमेंट ये है ना कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशन मिला है ना, वो उनको एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर मिला है। और 8 लाख का जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है ना, वो ये है कि कोई पर्सन वो इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली रिच हो गया कि उसकी जो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है ना, वो दूर हो गई, इसलिए ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट रखा गया है ओबीसी में। मतलब 8 लाख से ज़्यादा इनकम है, मतलब वो फैमिली जो है वो अमीर हो गई है, तो इस अमीरी के चलते उनकी जो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस है ना, वो दूर हो जाएगी, इसीलिए अब उनको ओबीसी रिजर्वेशन का नाम नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट है ओबीसी में क्रीमी लेयर का। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है ना, वो सोशल बैकवर्डनेस के लिए थोड़ी ना है, वो तो गरीबी के लिए है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के लिए है। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को आपस में आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर देखो हम 2011-12 के एनएसएसओ रिपोर्ट के कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे के डेटा को कंसिडर करें ना, तो हमारे देश में ज़्यादातर जो लोग हैं ना, ज़्यादातर फैमिलीज इस रिजर्वेशन का लाभ उठा सकती हैं। डेटा की अगर बात करें, लिमिट काफ़ी ज़्यादा है 8 लाख की। इनकम टैक्स रिटर्न से हमारे देश में बहुत कम लोग फाइल करते हैं और ट्रेडर जो हैं वो अपनी इनकम कम दिखा के रखते हैं। कमेटी हालांकि बोलती है हमने ना इनकम टैक्स में जो एग्जम्पशन लिमिट है उसको भी कंसीडर किया है ये 8 लाख का क्राइटेरिया देते वक्त, लेकिन राइटर ये बोलते हैं देखो टैक्स एग्जम्पशन तो सिर्फ 2.5 लाख तक है, तो फिर कैसे 8 लाख के क्राइटेरिया तक पहुंची सरकार। इसके बाद सरकार ने ना अपने एफिडेविट में एक बात और भी बोली सुप्रीम कोर्ट के सामने कि नीट, यूपीएससी, जेई इनके रिजल्ट्स शो करते हैं कि जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का लाभ लिया ना, उनमें से कुछ 0 से 2.5 लाख तक की ब्रैकेट में हैं, कुछ 2.5 से 5 लाख तक की ब्रैकेट में हैं और कुछ 5 से 8 लाख तक की ब्रैकेट में। ऐसा नहीं कि सारे एक ही ब्रैकेट से हैं। और लेकिन देखो राइटर के अनुसार सरकार ये नहीं एक्सप्लेन कर सकी कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम क्यों गई है। खैर राइटर का ये मानना है कि सरकार को प्रॉपर डेटा, प्रॉपर एविडेंस रखना चाहिए था अपनी इस लिमिट को जस्टिफाई करने के लिए। यहां पे देखो एथिक्स का ना एक कंसेप्ट निकल के आता है, बताइए कौन सा? सोचिए कौन सा एथिक्स के कंसेप्ट से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बताइए आप, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? देखो जब आप डिसीजंस लेते हो ना प्रॉपर फैक्ट्स, प्रॉपर एविडेंस और प्रॉपर फिगर्स के आधार पर,
उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिविटी। एक सिविल सर्वेंट को हमेशा ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लेने चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिविटी का विपरीत टर्म होती है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है हम लोगों को देखते हैं अपने अनुसार, वी सी द पीपल या फिर वी सी द थिंग्स अकॉर्डिंग टू अस। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है हम चीज़ों को देखते हैं एज दे आर, जैसे वो हैं वैसे ही हम चीज़ों को देखते हैं। सब्जेक्टिविटी तो मैटर करती है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो और देखो आपके पास इतनी डिस्क्रिशन है कि आप अपने लिए ऑफिस में एक क्लर्क को हायर कर सकते हो। तो आप बुलाते हो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए। आप हर एक इंटरव्यू वाले कैंडिडेट से 5-5 मिनट बात करते हो और यहाँ पे देखो 5-5 मिनट बात करने के बाद 2 केसेस हैं। पहले केस में आप महेश को हायर कर लेते हो। क्यों हायर किया? क्योंकि महेश आपके गांव का है, या फिर महेश से जब आपने बात की, महेश भी भगवान में विश्वास रखता है, आप भी भगवान में विश्वास रखते हो, तो आपको महेश पसंद आ गया, आपने महेश को हायर कर लिया। दूसरे केस में आपने हर एक कैंडिडेट की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो जांचा, स्किल्स जांची, कम्युनिकेशन स्किल्स जांची, यानी प्रॉपर फैक्ट्स एंड एविडेंस के आधार पर आपने रमेश को हायर कर लिया। तो बताइए कौन सा केस सब्जेक्टिविटी का है, कौन सा ऑब्जेक्टिविटी का? पहला केस जाहिर तौर पर सब्जेक्टिविटी का है। आपने कुछ नहीं देखा, बस आपको जो ठीक लगा उसको आपने हायर कर लिया अपने अनुसार। और यहां पे दूसरे केस में आपने प्रॉपर फैक्ट्स, एविडेंस, फिगर्स के आधार पर फैसला किया कि रमेश जो है क्लर्क की पोस्ट के लिए उपयुक्त है। समझ गए आप ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो 2-3 मिनट की हम इस पे और भी डिस्कशन करते हैं ताकि आपका इसका पूरा एथिक्स का ये कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर ही हो जाए। ऑब्जेक्टिविटी ना एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत बार ना सिविल सर्वेंट्स चीज़ों को ना जनरलाइज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक गांव है, गांव से ना बहुत ज़्यादा फर्जी कंप्लेंट आती हैं आपके पास में। आप डीएम हो और आपके पास एक पर्टिकुलर गांव रामपुर से काफ़ी ज़्यादा फर्जी कंप्लेंट आती हैं। तो बाद में एक दिन आपके पास कोई कंप्लेंट आई, अगर आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है ना तो आप उसको भी फर्जी मान लोगे। आप बोलोगे अरे यार रामपुर से तो जितना भी कंप्लेंट आता है सब फर्जी आता है, तो आप उसको वेरीफाई नहीं करोगे, बस जनरलाइज कर दिया आपने। अभी तक कंप्लेंट फर्जी आती थी तो ये भी फर्जी हैं, तो आपने अपनी ऑब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल नहीं किया। ऑब्जेक्टिविटी कहती है कि हर एक कंप्लेंट को आप वेरीफाई करो, चीज़ों को जनरलाइज ना करो। तो अगर आप चीज़ों को जनरलाइज करते हो तो मतलब आप ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर फैसला नहीं ले रहे हो। इसके बाद में दूसरा खतरा ऑब्जेक्टिविटी को है हेलो इफेक्ट। ये हेलो इफेक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। देखो एग्जाम्पल ये है, आप डीएम हो, आपके ऑफिस में काफ़ी सारे सबऑर्डिनेट्स हैं। एक सबऑर्डिनेट ऐसा है जो टाइम पे नहीं आता है, उसमें कमी है, टाइम पे नहीं आता है, लेकिन उसकी टाइम पे ना आने की कमी की वजह से आपने उस पर्सन के बारे में इमेज बना ली कि वो पर्सन तो इनएफिशिएंट है, उसको काम करना नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, वो टाइम पे नहीं आता है। तो ये हेलो इफेक्ट है। आपने उस पर्सन के एक गुण की वजह से ये मान लिया कि वो पर्सन ऐसा ही होगा, उसके सारे गुण ही बेकार हैं, ऐसा आपने मान लिया। इस चीज को कहा जाता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट ना ऑब्जेक्टिविटी के लिए खतरा है। अगर हेलो इफेक्ट रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव डिसीजंस नहीं ले सकोगे। महेश अगर टाइम पे नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इनएफिशिएंट है, वो इनकॉम्पिटेंट है। आप सिर्फ टाइम पर ना आने की वजह से उसके बाकी गुणों को मत परखिए, बाकी गुणों को एसेस मत कीजिए। इसके अलावा और किस चीज से खतरा है ऑब्जेक्टिविटी को? प्राइमेसी इफेक्ट। प्राइमेसी इफेक्ट कैसे? जैसे देखो मान लीजिए आप डीएम हो, आपने किसी स्कूल का निरीक्षण किया, आप दौरे पर निकले हो काफ़ी सारे स्कूल्स का निरीक्षण करने के लिए। आप पहले स्कूल में पहुंचे, वहां पे काफ़ी साफ सफाई है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, आप खुश हो गए, अरे इस एरिया में तो स्कूल बढ़िया है, तो आपका पहला इंप्रेशन बढ़िया हो गया। जबकि ये भी तो हो सकता है ना कि सिर्फ पहला स्कूल ही अच्छा है जिसका निरीक्षण आपने किया, बाकी तो सारे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, व्यवस्था भी खराब है, लेकिन चूंकि पहला स्कूल आपने जो विजिट किया वो अच्छा निकला तो आपके अंदर एक इंप्रेशन जम गया कि सारे स्कूल्स अच्छे ही हैं। तो इसको कहा जाता है प्राइमेसी इफेक्ट। वो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन पे मत जाइए, फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से डिसीजन लीजिए। नेक्स्ट है रिसेंसी इफेक्ट। रिसेंसी इफेक्ट जैसा कि नाम से ही आपको पता है, मान लीजिए आप डीएम हो
और आपके पास शिकायत आई है, यही मान लीजिए कि EWS का सर्टिफिकेट बनवाना है, लेकिन आपने वेरीफाई किया मीटिंग में ही, आपको पता लगा कि ये सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, कैंडिडेट जो है फर्जी है, झूठ बोल रहे हैं, इनकम ज़्यादा है, तो आपने कहा कि नहीं आप जाइए यहाँ से, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अगला कैंडिडेट फिर से आया, उसने भी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए, तो देखो चूंकि आपने उससे पहले वाला केस तुरंत निकाला है कि वो फर्जी कैंडिडेट है, उसका नहीं बन सकता है, तो जो नेक्स्ट केस आया है ना, रिसेंसी इफेक्ट की वजह से आप उसको भी बोल दोगे नहीं, आजकल सारे केस झूठे ही आ रहे हैं, आप उसको भेज दोगे कि अगली मीटिंग में आपका देखेंगे। जबकि देखो रिसेंसी इफेक्ट की वजह से पिछला केस फर्जी था, इसका मतलब ये नहीं ना अगला केस भी फर्जी है, अगला कैंडिडेट जेन्युइन भी तो हो सकता है ना, लेकिन पिछले केस के कारण आपने उसको लटका दिया, बोला कि अगली मीटिंग में देखेंगे। तो ये होता है रिसेंसी इफेक्ट। आपने ऑब्जेक्टिविटी से फैसला नहीं लिया। होता तो ये ना कि दूसरे केस के डॉक्यूमेंट्स को आप ध्यान से परखते और बोलते कि हाँ ये तो सच्चा कैंडिडेट है, इसको तो मिलना चाहिए, लाभ दे देते हैं, बट रिसेंसी इफेक्ट के कारण आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। इसके बाद लास्ट में एक और चीज से ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जब देखो हम दूसरों में अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं। आप देखो मान लीजिए परफेक्शन, हर काम परफेक्ट करते हो, तो आपको लगता है कि आपकी टीम के सारे लोग ही परफेक्ट ही काम करें हमेशा। आपको लगता है कि आप हमेशा लेट नाइट काम करते हो, तो आपको लगता है कि मेरी टीम के सारे जो लोग हैं वो भी लेट नाइट काम करें। ऐसा नहीं होता है। देखो हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है। हो सकता है किसी को घर में प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, दूसरी उसको घर में जल्दी जाना हो, तो वो ड्यूटी आवर्स पूरी करने के बाद वहाँ पे जाए। तो आप दूसरों में अपने आप को नहीं देख सकते। हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक पर्सन अलग अलग है। जब आप दूसरों में अपने आप को देखते हो ना, तो उस समय आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब आप जल्दी से एक काम कर दीजिए, आप बताइए कि कब कब ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होती है। मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं 20 सेकंड में। सबसे पहले तो देखो जनरलाइज हम चीजों को जब कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दूसरा हेलो इफेक्ट, किसी पर्सन के एक गुण की वजह से हम उसके बाकी गुण भी एसेस कर लेते हैं। तीसरा प्राइमेसी इफेक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चौथा रिसेंसी इफेक्ट, अभी केस फर्जी आया तो इसका मतलब अगला भी फर्जी होगा, ऐसा आप मान लेते हो। पांचवा दूसरों में अपने आप को देखना। 5 चीजें जब होंगी ना तो ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और सब्जेक्टिविटी आ जाती है। अब लास्ट में बस एक और ऑब्जेक्टिविटी आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। अब आप मुझे ये बताइए ऑब्जेक्टिविटी से सिविल सर्वेंट्स को क्या फायदा होता है, मतलब सिविल सर्वेंट्स में ऑब्जेक्टिविटी क्यों होनी चाहिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। देखो अगर सिविल सर्वेंट्स में ऑब्जेक्टिविटी होगी तो वो फैक्ट्स के आधार पर डिसीजंस लेंगे, ना कि इमोशंस के आधार पर। अगर सिविल सर्वेंट्स में ऑब्जेक्टिविटी होगी तो वो इम्पार्शियल होकर काम कर सकेंगे। वो ये नहीं देखेंगे ये मेरी कास्ट का है, मेरे धर्म का है, नहीं, वो इम्पार्शियल होकर काम कर सकेंगे। वो चीज़ों को जनरलाइज नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी जब होगी तो सिविल सर्वेंट्स एथिकल डायलेमा से बाहर निकल सकते हैं। जब वैल्यूज में कन्फ्लिक्ट आता है, सिविल सर्वेंट्स मेरिट के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारे फायदे होंगे जब सिविल सर्वेंट्स में ऑब्जेक्टिविटी होती है। अब पूरी ऑब्जेक्टिविटी की हमने डिस्कशन कर ली। आप एक बात बताइए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पे ऑब्जेक्टिविटी से डिसीजन लिया या फिर नहीं लिया? राइटर के अनुसार तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिविटी के साथ डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर डेटा रखना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 8 लाख तक की लिमिट तक वो कैसे पहुंचे हैं। लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भी डेटा, कोई भी फैक्ट्स, कोई भी एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा है कि वो 8 लाख तक की फिगर तक कैसे पहुंचे। तो राइटर के अनुसार 8 लाख तक का जो क्राइटेरिया है ना, इसमें ऑब्जेक्टिविटी का अभाव है। अब बताइए मजा आया या फिर नहीं? मतलब इस प्रकार से कंसेप्ट्स को रिलेट करके पढ़ते हैं तो कितना मजा आता है, कितना बढ़िया ढंग से कंसेप्ट है वो क्लियर होता है ना। अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले दिनों आपने देखा किस प्रकार से अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हो गया। अफगानिस्तान से हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। एक तरफ हमारे पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है। दोनों देशों से हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। ऊपर से कश्मीर में इंसर्जेंसी है, नक्सलिज्म की प्रॉब्लम तो हालांकि कम हो गई है, अच्छी चीज़ है। तो इतनी सारी डिफेंस प्रॉब्लम से इंडिया जूझ रहा है। बट देखो वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स है ना इंडिया, इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। भारत देखो आर्म्स का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया को जितनी डिफेंस रिक्वायरमेंट है ना, उसमें से 60-70% तो इंडिया इंपोर्ट करता है। इंडिया
कि वल्नरेबिलिटी देखो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इंडिया काफ़ी वल्नरेबल है थ्रेट से। जैसा मैंने आपको बताया, एक तरफ चाइना के साथ खतरा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ खतरा है। तो यूएस, फ्रांस जैसे देशों को पता है इंडिया हथियार लेगा ही, इंडिया की मजबूरी है, इंडिया काफ़ी सारी थ्रेट्स का सामना कर रहा है। तो इस वजह से इंडिया को महंगे भी हथियार खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि देखो जिसकी ज़रूरत होती है ना कोई चीज़, तो सामने वाला उसी हिसाब से उसको बेचता है। आप किसी दुकान पे कोई चीज़ लेने गए, सामने वाले को पता है ये परचेज करेगा ही, इसके पास और कोई चारा नहीं है, तो वो आपको महंगे दाम पे बेचेगा। वही इंडिया के साथ होता है। देखो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज वर्ल्ड आर्म्स ट्रेड जो है ना $100 बिलियन के आसपास है, बट इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है डिफेंस के मामले में? बहुत ही ज़्यादा कम, नेग्लिजिबल। अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे हम फोकस करें ना, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा कम हो सकती है, आप सोच के देखिए। लेकिन फिर भी मुझे याद है 1962 में जब युद्ध हुआ था ना, तो एक तरफ चाइना के जो सोल्जर्स थे ना, उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे, लेकिन हमारे सोल्जर्स के पास कौन से हथियार थे? वो बंदूक नहीं होती, वो एक गोली चलाते हैं, फिर पीछे खींचते हैं, फिर दोबारा दूसरी गोली चलाते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स AK-47 जैसे, मतलब एक ही समय में काफ़ी गोलियां निकले। और हमारे सोल्जर्स के पास एक समय में एक ही गोली निकले और उसके बाद उसको आपको पीछे खींचना पड़ेगा नाली को, और फिर वो गोली चलेगी। तब एक फेमस लीडर ने कहा था कि जब तक हम हथियारों के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, तब तक हम चाइना जैसे देशों के थ्रेट का सामना नहीं कर सकते। वो दिन है और आज का दिन है। आज भी हमारे लीडर्स वही बात करते हैं कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमें सेल्फ सफिशिएंट होना होगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इतने साल हो गए, अभी तक हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं हो? उसके रीजंस जानते हैं। देखो, भारत के एक पूर्व आर्मी चीफ हैं VP मलिक, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत में ना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर शुरू से ही PSUs का डोमिनेंस रहा है। आपको तो पता है, देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में PSUs का बोलबाला था, और प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार ने बहुत कम फोकस किया था। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये तो पहले प्राइवेट थी आज़ादी से पहले और आज़ादी के थोड़े सालों बाद भी, लेकिन 1964 में HAL का IAF यानी इंडियन एयरफोर्स फैक्ट्री के साथ में मर्जर कर दिया गया। लेकिन देखो, बहुत सालों तक जब हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे नहीं बढ़ सके, फिसड्डी साबित हुए दूसरे देशों के कंपैरिजन में, तब सरकार को लगा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेटाइजेशन को अलाउ करना चाहिए। तो 2001 में प्राइवेटाइजेशन को अलाउ कर दिया गया, यानी प्राइवेट कंपनीज को मौका दिया गया कि आप भी आइए डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चर कीजिए। लेकिन अभी तक प्राइवेट कंपनीज का जो टर्नओवर है ना डिफेंस सेक्टर में, सिर्फ और सिर्फ 15,000 करोड़ है, और जो PSUs हैं उनका टर्नओवर डिफेंस सेक्टर में है 60,000 करोड़ का। सरकार का देखो पहले ये सोचना था कि डिफेंस सेक्टर में PSUs का डोमिनेंस रहेगा ना, तो ये देश हित में है, क्योंकि PSUs को देखो सरकार कभी भी कुछ भी बोल सकती है, ये हथियार बनाइए, ये मत बनाइए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, लेकिन प्राइवेट कंपनीज को आप आदेश नहीं दे सकते ना एक लेवल के बाद ज़्यादा। ऐसा ना हो, सरकार को लगता था कि ऐसा ना हो कि हम युद्ध में हों और हमें हथियारों की जरूरत है, प्राइवेट कंपनीज हमें ब्लैकमेल करने लगे। PSUs ये सब काम नहीं करते, PSUs पे सरकार का कंट्रोल होता है, इसलिए सरकार शुरू से ही डिफेंस सेक्टर में PSUs का डोमिनेंस चाहती थी। बट देखो, PSUs की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे शेखटकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2016 में। इस कमेटी ने कहा कि PSUs में ना क्वालिटी की कमी है, अच्छे हथियार नहीं बना पाते PSUs, कॉस्ट जरूरत से ज़्यादा लग जाती है। लगना चाहिए था किसी प्रोजेक्ट पे 1,000 करोड़ रुपए, खर्च कर दिए 5,000 करोड़ रुपए, और डिले भी होता है, टाइम लिया 1 साल का, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है 5 साल में। वैसे देखो, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ R&D में यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी PSUs का ही डोमिनेशन रहा है। आप देखिए DRDO ने हालांकि देखो अच्छी खासी सक्सेस दी है, मिसाइल सिस्टम में DRDO ने सक्सेस अर्जित की, लेकिन आज के समय में आप देखिए DRDO के ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो डिले हो रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, आर्टिकल नहीं बोल रहा, कैग की रिपोर्ट बोलती है 2015 की। DRDO की 11 लैब्स तो ऐसी हैं जिनमें कोई आउटपुट नहीं है, इसलिए उन्हें बंद करने का सुझाव दिया गया है कैग के द्वारा। DRDO में देखो रिक्रूटमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रिक्रूटमेंट की दिक्कत जैसे कि फ्रेश टैलेंट जो है ना वो DRDO में नहीं आ पा रहा है, PhD लेवल साइंटिस्ट की कमी है, इंडिया का जो बजट है R&D में वो नहीं बढ़ पा रहा है, और प्राइवेट कंपनीज R&D करना नहीं चाहती, उन्हें लगता है कि हमारी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट हो जाएगी।
देखो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कम होने का एक बड़ा कारण रेड टेपिज्म भी है, लाल फीताशाही। ब्यूरोक्रेट्स जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके प्रोजेक्ट को अटका देते हैं ना, वो भी है। इंडिया के एक आर्मी चीफ ने सेमिनार में बताया था कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में सबसे बड़ा इशू है प्रोसीजरल बोटलनेक्स। मतलब कि भारत में डिफेंस एक्विजिशन के रूल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अब आपको लगा होगा, अरे हम तो बात मैन्युफैक्चरिंग की कर रहे हैं ना, तो एक्विजिशन कहाँ से आ गया? देखो, बहुत बार ना आप दूसरी कंपनी से, विदेशी कंपनी से इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, हम आपसे हथियार तो खरीद लेंगे, लेकिन बदले में आपको टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी ताकि फ्यूचर में हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो डिफेंस एक्विजिशन से भी टेक्नोलॉजी देश में आती है। बट देखो, डिफेंस एक्विजिशन में लंबा समय लग जाता है। आप राफेल में देखिए, राफेल को परचेज करने में कितना समय लग गया। HAL अभी तक IAF के ऑर्डर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। मतलब इंडियन एयरफोर्स ने जो ऑर्डर दिए थे ना हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। पर आर्म्ड फोर्सेस भी डिले के लिए कुछ कुछ जिम्मेदार हैं। कैसे? आर्म्ड फोर्सेस देखो अपनी डिमांड बदल लेती हैं। जैसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने जो कहा था ना कि हमें ऐसा तेजस चाहिए, वैसा तेजस जब बनने वाला था, थोड़ा डिले हो गया, तो इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि थोड़ा आप फीचर्स हमें और लेटेस्ट चाहिए। तो HAL ने कहा कि और लेटेस्ट फीचर्स आपको अगर चाहिए तो फिर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले होते जाते हैं। और भारत की डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनीज की हम बात करें, उन्हें तो देखो ज़्यादा मौका मिलता नहीं है। जैसे देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी जो डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज है ना, उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने का मौका मिलता है, जिससे उनकी कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाती। और बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइवेट कंपनीज जो है ना डिफेंस सेक्टर में, वो आपसी कंपटीशन के कारण भी उनको ऑर्डर नहीं मिल पाता, ऑर्डर डिले हो जाते हैं। आपको लगा होगा कैसे? बहुत बार ऐसा होता है कि किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर मिला तो उसके खिलाफ पिटीशन फाइल कर दी गई दूसरी प्राइवेट डिफेंस कंपनी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, तो इसकी वजह से चीज़ें लटक गई। वैसे इंडिया की बहुत सी प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हैं, जैसे महिंद्रा, टाटा, ये आर्मर्ड व्हीकल बनाती हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी को वो अपडेट नहीं करती। जैसे यूएसए की कंपनीज के द्वारा जो आर्मर्ड व्हीकल बनाए जाते हैं ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन महिंद्रा, टाटा जो आर्मर्ड व्हीकल बनाती है ना, इनको हर एक टेरेन में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो डिफेंस सेक्टर में हम पिछड़े हैं ना, इसका एक रीज़न ये भी है, भारत सरकार के पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है। इंडिया का डिफेंस बजट थोड़ा नहीं है, 2020-21 में था 65 बिलियन का, क्या है पता नहीं, रुपीज़ है या डॉलर है। 13.5% 65 बिलियन का चला जाता है सिर्फ और सिर्फ पेंशन में। अब देखो, पेंशन और सैलरी में आपका सारा डिफेंस एलोकेशन चला गया, तो आप बताइए, क्या तो हथियार परचेज करेंगे, क्या तो हथियार को मॉडर्नाइज करेंगे, क्या तो ऑर्डर देंगे? ऐसे युद्ध नहीं लड़ा जाएगा ना। तो हमें देखो, कॉस्ट कटिंग अगर टेक्नोलॉजी चाहिए तो रिसर्च करनी होगी ज़बरदस्त वाली, डिफेंस एक्विजिशन भी करनी होगी अगर जहाँ ज़रूरत है। समझ गए? तो ये हमने थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर से संबंधित चीज़ें डिस्कस की। क्वेश्चन इस बार यूपीएससी पूछ सकती है, हालांकि थोड़ा सा हम कल और भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूएस का साउथ ईस्ट एशिया में रोल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? दिसंबर 2021 में यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, एंटनी ब्लिंकन, ये साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा पर गए थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने के बाद उनकी साउथ ईस्ट एशिया में पहली यात्रा थी। देखो, पिछले कुछ महीनों में यूएसए की तरफ से कई हाई प्रोफाइल विजिट्स हुई हैं साउथ ईस्ट एशिया में। ब्लिंकन इंडोनेशिया में गए, मलेशिया में गए, थाईलैंड जाना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा देर रुके नहीं वहाँ पे, क्योंकि उनके स्टाफ में किसी को कोविड हो गया था। तो वहाँ पे धरती पर उन्होंने कदम रखा, थाईलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को दुख व्यक्त किया और वहाँ से निकल गए। अपनी इस यात्रा के दौरान ब्लिंकन ने एक स्पीच दी इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर उन्होंने ना 5 कोर प्रिंसिपल्स बताए जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है यूएसए की, उसे शेप करेंगे। ये इतना डिटेल में उनके प्रिंसिपल्स हैं, हम क्यों डिटेल में जाने आप, लेकिन एसेंस समझिए। ये 5 प्रिंसिपल्स क्यों दिए यूएसए के विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया में जाके? वो इसलिए दिए क्योंकि देखो, यूएसए ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को ये भरोसा दिलाना चाहता है, हमारी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ना, वो सिर्फ चाइना का मुकाबला करने के लिए नहीं है। बेशक चाइना का कंटेन करने के लिए वो पॉलिसी है, लेकिन सिर्फ चाइना को कंटेन करने के लिए वो पॉलिसी नहीं है। हमारी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी फोकस करती है, ट्रेड, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आगे आएगा भी इस आर्टिकल में। तो देखो, आइडिया ये था
कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के सामने यूएसए को एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे प्रेजेंट करना। यूएसए इस बात को जानता है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, वो यूएसए और चाइना के बीच साइड लेने से कतराते हैं। इसलिए यूएसए के विदेश मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा कि जो इंडिविजुअल कंट्री है ना, वो अपना रास्ता अपने पार्टनर खुद चूज कर सकेंगे। तो उनको भरोसा दिलाने की कोशिश की कि यूएसए से आपको कोई खतरा नहीं है और आपको साइड भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ यूएसए के विदेश मंत्री ने अपनी स्पीच में चाइनीज थ्रेट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा बहुत कंसर्न है, नॉर्थ ईस्ट एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक, मेकोंग रिवर से लेकर पैसिफिक आइलैंड्स तक चाइना का खतरा है। चाइना जो है वो एग्रेसिव एक्शंस को शो कर रहा है, ओपन सीज को भी अपना बता रहा है, ओपन मार्केट्स को डिस्टोर्ट कर रहा है अपनी कंपनीज को सब्सिडी देकर, और वो कंपनीज फिर दूसरे देशों में माल डंप करते हैं। तभी तो इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। इसके अलावा एक्सपोर्ट डिनाई कर देता है दूसरे देशों को, दूसरे देशों से जो माल लेना चाइना बंद कर देता है अगर दूसरे देश उसकी बात नहीं मानते। तो ये सब काम चाइना कर रहा है और चाइना से थ्रेट है। ये सब बातें बोली यूएसए के विदेश मंत्री ने अपनी स्पीच में। देखो ये बात सच है, इंडो पैसिफिक रीजन में कंपटीशन तो है चाइना और यूएसए के बीच में। दोनों देश आसियान को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना अपना ना बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है आसियान कंट्रीज में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। इसके जवाब में यूएसए के अपने इनिशिएटिव्स हैं। यूएसए ने अपने एलाय कंट्रीज के साथ मिलकर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव और ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव, ये दो अलग अलग इनिशिएटिव हैं। तो इन इनिशिएटिव्स के माध्यम से यूएसए अपने एलाय कंट्रीज के साथ मिलकर साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा ताकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सामना किया जा सके। इसके साथ साथ यूएसए जो डिस्प्यूटेड सीज है ना, साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूटेड वाटर हैं, वहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन भी चलाता है ताकि चाइना की दादागिरी को रोका जा सके और चाइना के जो अनलॉफुल क्लेम है ना, ये हमारा रीजन है, उसका सामना किया जा सके। तो इसके लिए यूएसए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन चलाता है साउथ चाइना सी में डिस्प्यूटेड वाटर्स में। ब्लिंकन यानी यूएसए के विदेश मंत्री ने अपनी स्पीच में यह भी कहा कि साउथ चाइना सी में जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बाधित हो रही है ना चाइना के एक्शंस की वजह से, इससे देखो $3 ट्रिलियन का जो व्यापार है हर साल, वो खतरे में आ सकता है चाइना के एक्शंस की वजह से। इसके बाद ये बोला जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है ना, वो देखो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाने वाले रीजन्स में से है। कंबोडिया, लाओस, ये तो चाइना की साइड इनका झुकाव ज़्यादा है। इवन आसियान की यूनिटी को भी खतरे में डाल दिया जाता है इन देशों के द्वारा जब चाइना का इशू आता है आसियान में चर्चा के लिए। मतलब जब भी आसियान में चाइना के इशू पर या फिर चाइना से संबंधित इशू पर चर्चा होती है ना, कंबोडिया और लाओस ये चाइना का पक्ष लेते हैं और इस वजह से कई बार आसियान की जो यूनिटी है ना, वो भी खतरे में आ जाती है। तो अगर यूएसए को इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना है ना, तो इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ये बात ब्लिंकन भी जानते हैं, इसी वजह से उन्होंने बोला कि हम पोर्ट्स, रोड्स, पावर ग्रिड्स, ब्रॉडबैंड, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिल्डिंग ब्लॉक है ना, इनसे कॉमर्स होता है, इनसे कनेक्टिविटी बढ़ती है। इन सब पर हम काम करेंगे साउथ ईस्ट एशिया में और मदद देंगे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को, क्योंकि कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंडो पैसिफिक रीजन की इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसके लिए देखो क्वाड ग्रुप के द्वारा भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया गया है ताकि साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रमोट की जा सके। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो यूएसए और चाइना के बीच जो कंपटीशन है ना आसियान को लेके, आसियान पे अपने इन्फ्लुएंस जमाने को लेके, ये कंपटीशन आगे तो और भी ज़्यादा हैवी देखने को मिलेगा। लेकिन आसियान को एकजुट रहने की आवश्यकता है। जितना आसियान कंट्रीज एकजुट रहेंगे ना, उतना ही इस रीजन को पूरा फायदा होगा। अगर आसियान कंट्रीज डिवाइड हो गए ना, कुछ देश यूएसए की साइड, कुछ चाइना की साइड, तो इससे साउथ ईस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। फिर तो जैसा कोल्ड वार के दौरान जो ब्लॉक्स देखने को मिले थे ना, वैसे ही ब्लॉक्स, याद कीजिए जब कोल्ड वार चल रहा था कुछ देश यूएसए की साइड थे, कुछ यूएसएसआर के साइड थे, तो उसी प्रकार के ब्लॉक्स फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।